एनसीईआरटी पुस्तक को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सरकार के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गया। चीफ जस्टिस से लेकर बेंच के अन्य जज और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े नाम वाले वकील लोग ऐसे भन्ना रहे थे मानो सती सावित्री पर किसी ने चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया हो। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सब कुछ न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश नजर आती है। जिसने भी ये किया है उसकी पहचान करके हम सख्त कार्रवाई करेंगे, केस को बंद नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस किताब के माध्यम से पूरे शिक्षक वर्ग को बताया जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है, मामले लंबित हैं। ये मटेरियल शिक्षक से होकर छात्रों तक जाएगा, फिर माता पिता और समाज तक जाएगा, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचेगा। यानी भारत के चीफ जस्टिस को इस बात की चिंता है कि इस किताब के माध्यम से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बात, मामलों के लंबित होने की बात पूरे समाज में फैल जाएगी। बाप रे बाप, बेइज्जती हो जाएगी। पिछले इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि एनसीईआरटी ने जो किया है, यानी जो छापा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि जितना हकीकत में भ्रष्टाचार है न्यायपालिका में उसका 1% नहीं लिखा है। हाँ, इतना जरूर है कि लिखने की जगह थोड़ी सी सवालों के घेरे में आती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार में बैठे लोग न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को कम करना नहीं चाहते। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि न्यायपालिका में ईमानदार और काबिल जज आए, ईमानदारी से फैसले सुनाएं, बल्कि सत्ता में बैठे लोग तो चाहते हैं कि भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी को किसी भी संस्था में भर दिया जाए, क्योंकि भ्रष्टतम लोगों को उंगलियों पर नचाना, डराना, ललचाना, धमकाना आसान होता है। आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस मामले पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, वो सब तो देखेंगे ही। उधर सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता इस मामले पर आपस में ही बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कपिल सिब्बल खुले तौर पर एनसीईआरटी के खिलाफ दलीलें दे रहे थे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण एनसीईआरटी को सही बता रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, कैसे सवाल उठाए हैं उसे भी देखेंगे, और आज एक बार फिर से उस मूल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ढेर सारे जजों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को याद करेंगे जब न्यायपालिका ने अपने भीतर सुधार नहीं किया, और यही कारण है कि आज सरकार को एनसीईआरटी की किताबों में यह सब छपवाने का मौका मिल रहा है। आप यूं समझिए कि हर जीव के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और जब वो क्षमता कमजोर पड़ जाती है, अपना काम नहीं कर पाती, तब हमें बाहर से दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। तो न्यायपालिका की कहानी भी वैसे ही है। जुडिशरी खुद के भीतर भ्रष्टाचार को समयबद्ध तरीके से यदि रोकने का प्रयास करती तो आज ये नौबत ना आती। चीफ जस्टिस को अपने खिलाफ साजिश की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। चीफ जस्टिस का भी मामला देखेंगे, घबराइए नहीं, एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए। जो मैं कहने बताने जा रहा हूं शायद ही कहीं और मिले। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की पुस्तक में किस तरीके से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में लिखा था। जुडिशियल एथिक्स की भी हल्की फुल्की चर्चा हुई थी, और बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम न्यायालयों में करोड़ों की संख्या में मामले पेंडिंग है, क्योंकि जजों की संख्या बहुत ही कम है, बहुत कम है। मैंने कल भी कहा था कि जो लिखा गया है वो 100% सही है। भ्रष्टाचार और न्यायपालिका में समस्याएं इससे 1000 गुना ज्यादा है। मगर यह सवाल जरूर हो सकता है कि क्या ये खामियां, ये खराबियां बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए? क्या हम ये प्रयास नहीं कर सकते कि आज के बच्चे जब कल बड़े हों तो उन्हें साफ सुथरी न्यायपालिका मिले, वहां भ्रष्ट और चोर तथा लालची जज न हो, सत्ता की आंख में आंख डालकर फैसले सुनाने वाले लोग हों, सत्ताधारी नेताओं के साथ हलवा पूड़ी खाने के लिए लार टपकाने वाले जज न हो? कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, और आज चीफ जस्टिस वाली बेंच ने इस किताब पर बैन लगा दिया। इस किताब को छापने और बांटने पर रोक लगा दी गई। पहले जहां जहां किताबें भेजी जा चुकी हैं उन सबसे वापस लेने और डिजिटल कॉपियां हटाने का आदेश दे दिया गया। इसी बीच खबर आई कि एनसीईआरटी ने रोक लगाने से पहले ही इस तरह से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि हमने किताब में कुछ गलत और अनुचित तरीके से बातें लिख दिया। ये गलती जानबूझकर नहीं हुई है साहब, भारी मिस्टेक हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के संबंधित विभाग ने भी इस पर आपत्ति जताई। एनसीईआरटी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका का पूरा सम्मान है, भरोसा है। हमारा मकसद कभी भी किसी भी संवैधानिक संस्था को नीचा दिखाना नहीं था। एनसीईआरटी ने यहां खेद जताया, माफी मांगी, कहा है कि पूरे अध्याय को फिर से लिखा जाएगा। यानी एनसीईआरटी ने पहले ही माफी मांग लिया था, मगर इसके बाद भी इस मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया कि हम केस को बंद नहीं करेंगे जी, बल्कि जिन लोगों ने ये सब किया है ना, जो छापा है, उन्हें चुन चुन के सजा दी जाएगी, उनका पता लगाया जाएगा। हर जगह से किताब को वापस लेने का आदेश दिया गया। इसी बीच पता चला कि एनसीईआरटी ने पुस्तकों के 38 खरीदारों से संपर्क किया वापस लेने के लिए, लेकिन खाली 16 कॉपी ही वापस मिली। अदालत ने इस मामले में एनसीईआरटी के डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। साथ ही साथ सिलेबस से जुड़ी जो बैठकें हुई और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों का नाम और उनकी योग्यता के बारे में भी पूछा है। चीफ जस्टिस एक बात बार बार कह रहे हैं कि यह सोची समझी और गहरी साजिश है न्यायपालिका के खिलाफ। जिम्मेदार लोगों की
पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। गहनता से जांच होगी, केस बंद नहीं होगा। एनसीईआरटी पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र और राज्यों के शिक्षा विभाग इन किताबों को तुरंत हर जगह से हटाएं, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे डिजिटल, लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। किताब के प्रिंटेड या डिजिटल वर्जन को बांटना कोर्ट के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन माना जाएगा। एडिटर साहब, आप भी किताब को दिखाइएगा मत, ब्लर कर दीजिएगा, वरना नोटिस आ सकती है। सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव 2 हफ्ते में इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद कमेटी बनाई जाएगी और पूरे मामले की जांच होगी। जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी। सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आते ही शुरुआत में बिना शर्त माफी मांगने लगे, यानी सरकार सरेंडर मुद्रा में रही। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह कहने लगे कि यह जानबूझ के किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन्होंने ये 2 चैप्टर तैयार किया है, अब उनको कभी भी यूजीसी या किसी भी मंत्रालय के साथ काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस कहते हैं अच्छा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि वो लोग बिना सजा के ही छूट जाएंगे। अरे इन लोगों ने गोली चलाई है, आज न्यायपालिका लहूलुहान है। आप चीफ जस्टिस के शब्दों को सुनिए। उनका कहना है कि एनसीईआरटी ने यह लिखकर गोली चलाया है, न्यायपालिका लहूलुहान है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जब लगातार हम पर हमले हो रहे होते हैं तो हमें मालूम होता है कि संतुलन कैसे बनाना है। सरकार के वकील कह रहे हैं कि 32 किताबें बाजार में गई थी, उन्हें वापस ले लिया गया है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 38 बाजार में गई थी, 16 वापस हुई। चीफ जस्टिस फिर से कह रहे हैं कि यह सुनियोजित कदम है, इस माध्यम से पूरे समाज को बताया जाएगा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि राजनेताओं और नेताओं के बारे में क्या, यानी उन्हें और उनके भ्रष्टाचार को इस किताब में शामिल क्यों नहीं किया गया। हालांकि कल इस वीडियो में हमने बहुत ही जोरदार तरीके से अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया था, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। फिलहाल आज का मामला सुनिए। जिस लहजे में, जिस नाराजगी भरे अंदाज में चीफ जस्टिस एनसीईआरटी पर खफा थे, बैन लगाया, किताबों को जगह जगह से बटोरने के लिए कहा और बार बार यह कहा कि यह गहरी साजिश के तहत किया गया लगता है। उससे लग रहा था कि हुजूर सच में बहुत आहत है। मगर सवाल यह बनता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है साहब। यदि सरकार में बैठे लोग न्यायपालिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसे बदनाम करना चाहते हैं, तो न्यायपालिका को बदनाम करने की हिम्मत सरकार में बैठे लोगों के भीतर आई कैसे। जिस न्यायपालिका के एक आदेश से सरकारें गिर जाती हैं, बड़े बड़े मजबूत राजनेता घुटने टेक देते हैं, उस न्यायपालिका को साजिश के तहत बदनाम करने की हिम्मत भला सरकार ने किया कैसे। इसके ढेर सारे उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं, मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में ही इस मामले पर अलगाव देख लीजिए। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट और कुछ वरिष्ठ वकीलों ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका से संबंधित नए चैप्टर पर आपत्ति जताई है। इस पुस्तक में भ्रष्टाचार को न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक बताया गया है। जो लोग भी न्यायपालिका में मुकदमेबाजी करते हैं, यानी मुकदमा वगैरह लड़ते हैं, वो साफ साफ यहाँ के भ्रष्टाचार को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2007 में न्यायपालिका को जनता की राय में दूसरा सबसे भ्रष्ट संस्थान बताया था। सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों ने न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर बोला है, बार बार बोला है। इस विषय पर किसी भी चर्चा को दबाने से जनता के बीच न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की धारणा और भी मजबूत होगी। यानी प्रशांत भूषण का कहना है कि साल 2007 की एक रिपोर्ट में न्यायपालिका को जनता ने दूसरा सबसे भ्रष्ट संस्थान माना था। दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े वकील और सुप्रीम कोर्ट इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को दबाने से भ्रष्टाचार की धारणा और मजबूत होगी। तो इनका मानना है कि इस तरह से यदि आप भ्रष्टाचार की चर्चा को दबाने की कोशिश करेंगे तो लोगों के भीतर यह बात और गहरे बैठ जाएगी कि सच में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तभी तो ये लोग चर्चा भी नहीं चाहते। वैसे न्यायिक भ्रष्टाचार पर देश के तमाम रिटायर्ड जजों ने और कुछ लोगों ने तो सेवा में रहते हुए बार बार बोला है, कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं। और मेरी व्यक्तिगत ये कोशिश होती है, बार बार ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इस मामले पर चर्चा हो ताकि सुधार हो सके। ध्यान रहे, सरकार ने जो किया है, यानी एनसीईआरटी ने जो किया है और हम जो करते हैं, इसमें फर्क बस इतना है कि हमारा रवैया सुधारात्मक है और उनका रवैया ब्लैकमेलात्मक है। यूं समझिए कि किसी व्यक्ति ने कभी कोई गलती किया तो एक उसे समझा बुझा के डांट फटकार के सुधारना चाहता है कि दोबारा ये गलती मत करना, ठीक नहीं है, और दूसरा व्यक्ति जो उसी की गलती को आधार बनाकर ब्लैकमेल करके और गलतियां करवा रहा है और करवाना चाहता है और सामने वाला मजबूरी में करता है। तो सत्ता क्या चाहती है वो हम सबके सामने है, मगर समझने वाली बात यह है कि सत्ता के भीतर इतनी हिम्मत आई कहां से। इसी देश में जज हुआ करते थे जगमोहन लाल सिन्हा जैसे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया, उनकी सदस्यता चली गई। इसी देश में जज हुए एचआर खन्ना जैसे, इमरजेंसी के दौरान इन्होंने भीड़ से अलग फैसला सुनाया, इतिहास में अमर हो गए। लेकिन आज अमृतकाल के दौरान क्या इतनी बड़ी न्यायपालिका में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, कोई ऐसे जज नहीं है जो सरकार की
तमाम गड़बड़ियों पर कोई फैसला सुना दें। उल्टे सरकार और सत्ता के सामने, सेठों के सामने सब लोटे हुए नजर आते हैं, ज्यादातर लोटे हुए नजर आते हैं। हाल ही में भाजपा के मंत्री विजय शाह ने सेना की महिला अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया, आतंकवादियों की बहन बुलाया। जब जस्टिस अतुल श्रीधरन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डांट फटकार लगाई, एक्शन लेने का आदेश दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भाजपाई मंत्री को बचाने का काम किया और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार के कहने पर जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर बदल दिया, उनकी सीनियरिटी खराब कर दी। आप मामले को समझिए, जिस सरकार ने खुद ही अपनी गोटी सीधे करने के लिए न्यायपालिका को अपने दबाव में लिया, यानी न्यायपालिका को भ्रष्ट किया, वही सरकार आज न्यायपालिका को भ्रष्ट बोल रही है। यानी न्यायपालिका जिसके कहने पर भ्रष्ट हुई, वही आज न्यायपालिका को भ्रष्ट बुला रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एमपी हाई कोर्ट के जज को सजा देने की बजाय भाजपाई मंत्री को सजा दिया होता, तो क्या यह भ्रष्टाचार की बात होती? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में संभल केस में जब जज विभांशु सुधीर ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया, तो पुलिस ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। बाद में मामला हाईकोर्ट गया, राहत भी मिल गई और एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ही ट्रांसफर हो गया। क्या यह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को दिखाने वाली चीज नहीं है? अब आ जाइए बड़े बड़े मामलों पर। इसी देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा और नैतिक भ्रष्टाचार के लेवल को देखिए। गोगोई साहब खुद उसी मामले की सुनवाई कर रहे थे जिस पर उन्हीं पर आरोप था। इनके एक चेले ने कथित जांच किया और लड़की को अपनी बात रखने की अनुमति तक नहीं मिली। यानी एक पक्ष को सुने बिना ही गोगोई के आदमी ने लड़की को सजा सुना दिया और सजा सुनाने वाले को इनाम भी मिला। अब वो हाई कोर्ट में जज बनकर जिंदगी का मजा ले रहे हैं। आपको याद होगा, अमृतकाल लागू होने के कुछ ही समय बाद इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर गलत करने का आरोप लगाया था। इन 4 जजों में से थे जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ। इन लोगों ने एलोकेशन ऑफ केसेस में अपारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले कुछ खास जजों को दे दिए जाते हैं। बाद में इनमें से कुछ जज सत्ता के सामने लौट गए। एक तो गोगोई साहब थे और ऐसे लौटे गोगोई साहब कि सीधे राज्यसभा में उठकर खड़े हुए। लेकिन इस लिस्ट में मदन बी लोकुर जैसे नाम भी हैं जिनकी रीढ़ अभी तक सीधी है, वो झुकी नहीं। सवाल है कि जब इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, तो ये बाहरी आरोप तो था नहीं, भीतरों से निकल रहा था। और आज जो लोग एनसीईआरटी पर खफा है, क्या उन्हें पता नहीं था कि ये आरोप क्यों लगाया जा रहा था? भ्रष्टाचार के कारण ही तो। आपको याद दिला दें कि गाजियाबाद में एक पीएफ घोटाला हुआ था। इसमें 6 पूर्व जजों के खिलाफ आरोप भी तय हुए थे। बहुत बड़ा घोटाला था। बाद में कहानी ऐसी तैसी वैसी हो गई। जरा पता लगाइए कौन से पूर्व मिलाड को कौन सी सजा मिली या फिर बाद में इनाम मिल गया। सालों साल मामला लटका रहा। सोचिए, जब न्यायपालिका के भीतर के भ्रष्टाचार पर ही न्यायपालिका समय से फैसला नहीं कर पाती या फैसला करती ही नहीं, टाल जाती है, छुपा जाती है, दबा जाती है, तो बाहरी भ्रष्टाचार का क्या होगा? यहां पर भी बहुत सारे गवाह, सबूत और तारीख पे तारीख वाला मसला चलता रहा। जस्टिस खेहर का मामला याद करिए। एक मुख्यमंत्री ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया, आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनसे पैसे मांगे थे। मुख्यमंत्री की पत्नी के वकील थे दुष्यंत दवे साहब और फिर इस केस के आवंटन में भी गंभीर आरोप लगे। खुलेआम सवाल उठा कि कोर्ट नंबर 1 से मामले को उठाकर सीधे 13 नंबर में क्यों भेज दिया गया? बीच के 11 कहां गए? क्योंकि वहां जज साहब को अपनी मर्जी का फैसला आने की उम्मीद थी। धीरे धीरे ये कहानी भी खत्म हो गई। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आरोप लगा तब भी मामले को दबा दिया गया। हाल ही में आपने देखा दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा जी के घर पर करोड़ों रुपया जला हुआ पाया गया। देखिए किस तरीके से बैलगाड़ी की चाल से जांच हो रही है। जज लोया केस आपको याद होगा। पूरा परिवार आज तक न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। बार बार कहा जाता है कि वो सामान्य मौत नहीं थी। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी हत्या की गई, यानी इस देश में एक जज की हत्या की गई क्योंकि वो अमित शाह के मामले में सुनवाई कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्हें किसी ने 5 करोड़ घूस देने की भी पेशकश किया था, लेकिन वो नहीं माने, बिके नहीं और बाद में अचानक मौत हो गई, वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में। बात जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने फाइल बंद कर दिया, यानी जांच के बिना ही फाइल को बंद कर दिया और कह दिया कि जांच की जरूरत ही नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने देखा एक महिला जज अपने सीनियर जज पर तरह तरह के उत्पीड़न के आरोप लगाती रही। चीफ जस्टिस से लेकर राष्ट्रपति तक को पत्र लिख मारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। उल्टे आरोपी जज को प्रमोशन दिया गया और हाई कोर्ट में जज बना दिया गया। महिला इतनी आहत हो गई कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या आप भ्रष्टाचार के लेवल की कल्पना भी कर सकते हैं? महिला के इन्हीं गंभीर आरोपों के चलते एक बार मध्य प्रदेश के उस जज का प्रमोशन रोका गया था, मगर फिर आरोपों की जांच किए बिना ही, क्लीन चिट मिले ही प्रमोशन कर दिया गया। क्या यह नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है? महिला जज ने खुलेआम पत्र लिखा कि जब मैं न्यायपालिका का हिस्सा होकर भी खुद के लिए न्याय नहीं ले पा रही हूं तो दूसरों के साथ न्याय क्या करूंगी, लो इस्तीफा, छोड़ो ऐसी नौकरी। आप सोचिए कि जहां न्यायपालिका
न्यायपालिका में ही जजों पर महिलाओं को छेड़ने और परेशान करने के आरोप लग रहे हों, वहां कभी जज अपने ही आरोपों की सुनवाई करते हैं तो कभी उन्हें प्रमोशन मिलता है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? पूर्व जस्टिस निर्मल यादव के कथित भ्रष्टाचार की कहानी को याद करिए। कैश एट डोर, कैश एट जजेस डोर। फिलहाल इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है, मगर सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहां मामला लटका हुआ है। देखते जाइए बात कहां तक खिंचती है और कितने साल में कोई फैसला आता है या फिर नहीं आता है। और दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वर्तमान चीफ जस्टिस का केस ही याद करिए। इन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे। कारवां ने कई पन्नों की पूरी डिटेल रिपोर्ट छापा है। हमने कई बार आपको दिखाया है। तमाम तरीके की संपत्तियों को खरीदने, बेचने और उसमें आर्थिक गड़बड़ी करने के आरोप, बहुत सारे आरोप चीफ जस्टिस पर लग चुके हैं, लेकिन आज तक इन्होंने सामने आकर अपने आरोपों पर सफाई नहीं दिया। आप कोई गली छाप व्यक्ति तो है नहीं कि आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा के न्यायपालिका के चीफ हैं। आप पर जब आर्थिक भ्रष्टाचार के इतने गहरे आरोप लगे हैं तो क्या आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए कि आप अपने आरोपों पर सफाई देंगे, देश को आश्वस्त करेंगे कायदे से? तो पहले आपको अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देकर, स्वतंत्र जांच करवा के, क्लीन चिट का ठप्पा लगवा के तब जाके पद पे बैठना चाहिए था। आप ही को जब हिमाचल का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था तो आप ही की न्यायपालिका के एक जज ने बाकायदा पत्र लिखकर शिकायत किया था कि आप इस पद के लायक नहीं हैं हुजूर, भ्रष्टाचारी हैं। यानी भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे, और जब आप खुद पर लगे आरोपों का जवाब नहीं देते, सफाई नहीं देते, तो लोग क्या समझेंगे? क्या यह मान लिया जाए कि आप पर कारवां की स्टोरी में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो सही है? जब आप अपने आरोपों पर जवाब नहीं देते तो लोगों के बीच यही संदेह पैदा होता है कि आखिर जवाब और सफाई काहे नहीं आ रही है, जांच क्यों नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आरोप सही है? और तो और देश के सबसे नामचीन वकीलों में से एक शांति भूषण, जो कि भारत के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। हलफनामा दायर करके उन्होंने दावा किया था कि देश के 16 चीफ जस्टिसों में से निश्चित रूप से 6 लोग ईमानदार थे। 2 के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि भ्रष्ट थे या ईमानदार थे, लेकिन 16 में से 8 ऐसे थे जो निश्चित रूप से भ्रष्ट हैं। यानी पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और देश के जाने माने वकील ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि 16 में से 8 चीफ जस्टिस भयंकर रूप से करप्ट थे। अपने एफिडेविट में इन्होंने तमाम जजों के नाम भी लिखा था। तो यदि उन्होंने गलत आरोप लगाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने शांति भूषण जी के खिलाफ कुछ किया? क्या उन्हें जेल भेजा गया? जवाब है नहीं। अगर उनके आरोप गलत थे, झूठे थे, तो उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए थी ना। आज तो एनसीईआरटी ने छाप दिया तो चीफ जस्टिस नाराज हैं, भड़के हुए हैं, जबकि शांति भूषण के खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। और पिता को तो छोड़िए, बेटे प्रशांत भूषण की बात करते हैं। साल 2020 में इन्होंने ट्वीट करके कहा था कि लोकतंत्र के विनाश में पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट और पिछले 4 चीफ जस्टिसों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। 2 दिन बाद फिर से इन्होंने ट्वीट किया और चीफ जस्टिस बोबड़े की एक महंगी वाली मोटरसाइकिल पर बैठकर फोटो शेयर करने की आलोचना की। इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने माना कि प्रशांत भूषण ने जो किया है वो न्यायपालिका की गरिमा को गिराने और जनता का विश्वास डगमगाने वाला है। आपराधिक मानहानि का दोषी पाया और कहा कि चलिए आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए, आपके पास मौका है। लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, माफी नहीं मांगूंगा, और माफी मांगूंगा तो वो अशुद्ध माफी होगी, यानी आत्मा से माफी नहीं निकलेगी, इसलिए माफी मांगूंगा ही नहीं। सोचिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट इन्हें अवमानना का दोषी पाती है, लेकिन सजा सुनाने की शायद हिम्मत नहीं हो पाती। माफी का अवसर दिया जाता है और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो सजा के तौर पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया, और अगर 1 रुपया नहीं भरते हैं तो 3 महीने के लिए जेल हो सकती है, साथ ही साथ 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से डिबार भी किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि देश की न्यायपालिका कैसा मजाक कर रही है। सवाल उठता है कि प्रशांत भूषण ने माफी क्यों नहीं मांगी? क्या उन्हें खुद पर इतना भरोसा था कि वो भ्रष्टाचार के तमाम मामले गिना देंगे, सबूत रख देंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट को यह डर था कि अगर हम सजा सुनाएंगे, प्रशांत भूषण को छेड़ेंगे, तो कहीं वो कच्चा चिट्ठा न खोल दें? वरना सोचिए, पहले माफी का अवसर दिया जाता है, इन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो 1 रुपए की सजा सुनाई गई। भैया ये तो मान लो, अगर इनकी बातें गलत थीं तो कठोर सजा होनी चाहिए थी। क्या ये सब करके न्यायपालिका ने खुद ही स्वीकार नहीं किया कि वहां पर व्यापक भ्रष्टाचार है और उसे रोकने या कम करने की बजाय कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? वैसे प्रशांत भूषण की बात करें तो लगातार इन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को उठाया है और बाकायदा नाम ले लेकर गिनाते हैं कि कैसे कैसे जज क्या क्या कर रहे हैं। इन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से सत्ता 3 फार्मूले के तहत जजों को डरा धमका के ललचा के अपने कब्जे में कर रही है। कैसे सत्ता खासकर जो चीफ जस्टिस
जस्टिस बनने वाले हैं उनके रिश्तेदारों के पीछे एजेंसियां लगाकर पता लगा रही कि कुछ माइनस मिल जाए, इनको हड़काया जा सके, ब्लैकमेल किया जा सके। प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने साल 2012 में आरोप लगाया था। उसके पहले साल 2007 में ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट आई थी, खासकर करप्शन इन जुडिशियल सिस्टम को लेकर। ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में प्रशांत भूषण बात कर रहे हैं कि जनता दूसरा सबसे करप्ट विभाग न्यायपालिका को मानती है। और इसके बाद 2020 में प्रशांत भूषण न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर ट्वीट करते हैं और लगातार बोलते भी। देखिए कि भ्रष्टाचार का मामला कब से और लगातार कब तक निरंतर चलता आ रहा है, लेकिन जब सामने मजबूत लोग होते हैं, सबूतों के साथ होते हैं, तो न्यायपालिका सजा सुनाने में भी, जिम्मेदार ठहराने में भी सहमी हुई नजर आती है। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि आप यदि जानबूझकर अपनी संस्था, अपनी व्यवस्था को बर्बाद होने देंगे तो आपसे जिसको खतरा होगा वो निश्चित ही आपको झुकाने का अवसर तलाशेगा। आज की सत्ता वही कर रही है। न्यायपालिका और वर्तमान चीफ जस्टिस के लिए बेहतर यही है कि यदि वो सच में न्यायपालिका और लोकतंत्र का भला चाहते हैं, संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो वहां के भ्रष्टाचार पर सवाल करने वालों को डराने धमकाने की बजाय खुद भीतर झांकें और समस्याओं को सुधारने का प्रयास करें। न्यायपालिका की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। चर्चा को दबाने से सुधार नहीं होगा साहब, बल्कि चर्चा के निकलने के मूल को पकड़कर वहां बदलाव करने की जरूरत है। वैसे आपको बता दें, इस भ्रष्टाचार में खाली जज ही शामिल नहीं है, बड़े बड़े वकील भी शामिल है। कहा तो जाता है कि बिना उनके ये संभव ही नहीं है। ज्यादातर न्यायालयों में लंबी चौड़ी सेटिंग होती है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि पता नहीं मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा या फिर उससे ज्यादा देना पड़ जाएगा। बात 1 रुपए की होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा की होगी तो फिर बात बढ़ सकती है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या चीफ जस्टिस को सबसे पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब नहीं देना चाहिए, सफाई नहीं देनी चाहिए? एनसीईआरटी ने जो छापा है वो बहुत कम है, उसका कई गुना ज्यादा तो हम आपको दिखा चुके हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।